तो आज मंगलवार 14 अप्रैल 2026 है और ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के सारे बड़े सिस्टम्स ना एक साथ किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हैं। मतलब एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत रातों रात $150 प्रति बैरल के पार चली गई है। हाँ, और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में भी हड़कंप मचा हुआ है। उस वीडियो गेम का पूरा डेटाबेस हैकर्स ने बंधक बना लिया है, जिसका करोड़ों लोग पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। और सिर्फ इकोनॉमी या साइबर दुनिया ही नहीं, वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे महासागर सच में बुखार में तप रहे हैं। तो ये कोई अलग अलग साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानियां नहीं है यार, ये आज की हकीकत है। एकदम सही कह रही हैं। और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सिस्टम इतने ज्यादा जटिल और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, कि जब कोई एक कड़ी टूटती है तो उसका असर पूरी दुनिया में झटके की तरह महसूस होता है। हाँ, और हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी ठीक यही है। हमारे सामने भू राजनीतिक रिपोर्टों, साइबर सुरक्षा के ताज़ा डेटा, जलवायु परिवर्तन के नए शोध और ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है। हम यहाँ सिर्फ खबरों की हेडलाइंस नहीं पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हम उन हेडलाइंस के पीछे छिपे पैटर्न्स और मैकेनिज्म को समझेंगे। मतलब हमारा लक्ष्य इन स्रोतों से वो अहम जानकारियां निकालना है जो हमें ये समझा सकें कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है, ताकि सूचनाओं के इस भारी शोरगुल में असली तस्वीर क्या है वो समझ आ सके। लेकिन हाँ, इस चर्चा को शुरू करने से पहले ना एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें अमेरिका ईरान के बीच का सैन्य तनाव और कुछ घरेलू नीतियां भी शामिल हैं, और इन मुद्दों पर दुनिया काफी बटी हुई है। हाँ, बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण है। तो हमारा काम यहाँ किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम मूल स्रोतों में दिए गए तथ्यों को पूरी निष्पक्षता के साथ खोलेंगे, ताकि बिना किसी राजनीतिक झुकाव के केवल स्थिति की गंभीरता और उसके पीछे के तंत्र को समझा जा सके। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज 14 अप्रैल की तारीख ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट है। भारत में आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती है, जिसे समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हर तरफ नीला रंग दिखाई दे रहा है, जो उस खुले और समावेशी आसमान का प्रतीक है जिसके नीचे हर इंसान बराबर है। बिल्कुल। लेकिन जो दस्तावेज हम देख रहे हैं वो साफ बताते हैं कि अम्बेडकर का नजरिया सिर्फ एक राजनीतिक आजादी या संविधान लिख देने तक सीमित नहीं था, है ना? हाँ, लोग अक्सर उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में देखते हैं, जो कि सच है, लेकिन उनका असली संघर्ष आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह बदलने का था। उनका मानना था कि राजनीतिक आजादी यानी एक व्यक्ति एक वोट तब तक अधूरी है जब तक एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत जमीनी हकीकत ना बन जाए। एक व्यक्ति एक मूल्य। हाँ, मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं है, कोई पूंजी नहीं है, तो उसके लिए वोट देने के अधिकार के मायने बहुत ही सीमित हो जाते हैं। इसीलिए उनका सबसे ज्यादा जोर शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर था। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये नारा उसी विजन का हिस्सा था। सही बात है। और हमारे स्रोत आज के संदर्भ में कुछ नीतियों का भी जिक्र कर रहे हैं जो इसी दिशा में हैं, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे 2029 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देगा। बिल्कुल। इसके अलावा इसमें PM विश्वकर्मा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों का भी डेटा है। मतलब ये योजनाएं वंचित वर्गों और पारंपरिक कारीगरों को सीधे तौर पर पूंजी और स्किल्स देने की बात करती हैं। ये काफी हद तक अंबेडकर के विजन से जुड़ता है। एकदम जुड़ता है, और इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझना भी बहुत जरूरी है। जब आप समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को पूंजी तक पहुंच देते हैं ना, तो आप सिर्फ उसे गरीबी से नहीं निकालते। तो और क्या बदलाव आता है? आप पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई कंज्यूमर डिमांड पैदा करते हैं। स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं असल में अंबेडकर के उसी विजन का हिस्सा हैं, जहां संपत्ति का निर्माण सिर्फ कुछ गिने चुने हाथों में सीमित ना रहे। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। मतलब संविधान एक बहुत मजबूत नींव है जो उन्होंने रखी, लेकिन समानता का ये घर अभी भी बनी रहा है। हमारे स्रोतों में हाल ही में नोएडा में हुए श्रमिक विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्ट भी है। वेतन वृद्धि वाले प्रदर्शन। हाँ, वहाँ वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल हुई जो काफी हिंसक भी हो गई, और राजनीतिक दल जैसे समाजवादी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नीतियां सिर्फ पूंजीपतियों का पक्ष ले रही हैं।
तो मेरा सवाल ये है कि अगर नीतियां इतनी ही प्रभावी हैं तो जमीनी स्तर पर ये संघर्ष इतना तीखा क्यों है? देखिए, ये बहुत लाजमी सवाल है, क्योंकि नीतियां बनाना और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी हमेशा हमेशा ऊपर की तरफ खिंचती है। हाँ, वो तो है। तो नोएडा के जो मजदूर सड़कों पर उतरे, वो दरअसल उसी पुरानी खाई का संकेत है। जब महंगाई बढ़ती है और वेतन नहीं बढ़ता, तो योजनाएं कागज पर चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जमीनी हकीकत तनावपूर्ण हो ही जाती है। समझ रही हूँ। इसीलिए अंबेडकर का मिशन आज कोई भुला हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि एक ऐसा चेक पॉइंट है जिस पर समाज को बार बार ये मापना पड़ता है कि क्या नीतियां सच में समाज के हर तबके के लिए काम कर रही हैं या नहीं। एकदम सही कहा। और ये समानता, ये न्याय तभी पनप सकते हैं जब एक स्थिर अर्थव्यवस्था हो। लेकिन क्या हो जब दुनिया की आर्थिक स्थिरता की धमनियों को ही रोक दिया जाए? यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। आप हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की बात कर रही है ना? हाँ। आज की तारीख सिर्फ समानता दिवस नहीं है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बहुत ही बड़े संकट में फंसी हुई है। स्रोत बताते हैं कि इस्लामाबाद शांति वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है और इसके तुरंत बाद अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी है। और सच कहूं तो इस नाकाबंदी का जो असर हम देख रहे हैं ना, वो आधुनिक इतिहास में अभूतपूर्व है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य महज पानी का कोई आम रास्ता नहीं है। नहीं, वो तो बहुत संकरा सा रास्ता है। बिल्कुल, ये भौगोलिक रूप से इतनी संकरी जगह है कि इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे नाजुक चोक पॉइंट माना जाता है। इसके तंत्र को समझना होगा। दुनिया का लगभग 20% से ज्यादा तेल इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है और जहाजों के पास कोई दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं। बाप रे। और रिपोर्ट बता रही है कि प्रतिदिन 13 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल का निर्यात अचानक से रुक गया है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। कच्चा तेल $150 प्रति बैरल के पार चला गया है। हाँ, जो कि एक रिकॉर्ड है। और अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो हमारी रिफाइनरियों को सप्लाई ना मिलने के कारण हर रोज 2400 करोड़ रुपए का घाटा सहना पड़ रहा है। 2400 करोड़ हर रोज। वहीं ईरान को भी रोजाना $435 मिलियन का नुकसान हो रहा है। और इसके दूरगामी परिणाम इससे भी भयंकर होने वाले हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA, उनका ताज़ा डेटा कह रहा है कि 2026 में वैश्विक तेल की मांग सिकुड़ जाएगी। ये कोविड-19 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। जब किसी चीज की सप्लाई को अचानक से रोक दिया जाता है और मांग बनी रहती है, तो कीमतें बेतहाशा भागती हैं। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में सप्लाई शॉक कहते हैं। ये तो ऐसे जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की गले की नस पर ही किसी ने हाथ रख दिया हो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आधुनिक दुनिया एक ऐसे छोटे से चेक पॉइंट पे कुछ ज्यादा ही निर्भर है? मतलब एक कूटनीतिक विफलता पूरी दुनिया को फिर से 1970 के दशक जैसी भयानक मंदी और मुद्रास्फीति में धकेल सकती है, जिसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये खतरा बिल्कुल वास्तविक है। स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि महंगाई भी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था का विकास भी रुक गया है। जब तेल $150 का होगा तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होगा। हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिससे अनाज, दवाइयाँ और हर बुनियादी चीज की कीमत आसमान छूने लगेगी। लेकिन इस नाकाबंदी के बारे में जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है इसकी भूराजनीतिक प्रतिक्रिया। हाँ, मैंने भी पढ़ा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने इस नाकाबंदी का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है। ये तो अमेरिका और ब्रिटेन के उस पुराने और मजबूत गठबंधन के एकदम विपरीत है। एकदम विपरीत है। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, सऊदी अरब, जो हमेशा से ईरान का एक बड़ा क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी रहा है, वो भी अमेरिका पर भारी दबाव बना रहा है कि इस नाकाबंदी को तुरंत खत्म किया जाए। अच्छा, सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि सऊदी अरब समझता है कि अगर खाड़ी में युद्ध भड़का तो उसका सीधा असर उनके अपने तेल निर्यात पर भी पड़ेगा। कोई भी देश अब आग से खिलना नहीं चाहता। दूसरी तरफ चीन ने इस कदम को सार्वजनिक रूप से खतरनाक बताया है। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया अब सिर्फ दो महाशक्तियों के पीछे आंख बंद करके नहीं चल रही है। देश अपने आर्थिक हितों को सैन्य गठबंधनों से ऊपर रख रहे हैं। बिल्कुल, गठबंधन बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो यानी भौतिक दुनिया में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर एक बना ताला लग चुका है, लेकिन दूसरी तरफ एक और नाकाबंदी चल रही है, और ये नाकाबंदी हमारी डिजिटल दुनिया में है। और सबसे अजीब संयोग देखिए, इस डिजिटल नाकाबंदी की डेडलाइन भी आज 14 अप्रैल ही है।
आप रॉकस्टार गेम्स और शाइनी हंटर्स वाले साइबर अटैक का जिक्र कर रही हैं ना? जी हाँ, रॉकस्टार गेम्स जो बहुचर्चित GTA 6 गेम बना रही है, दुनिया भर के गेमर्स इस गेम का पागलपन की हद तक इंतजार कर रहे हैं। और अब हैकर ग्रुप शाइनी हंटर्स ने कंपनी के गैर सामग्री यानी नॉन मटेरियल डेटा पर कब्जा कर लिया है और आज 14 अप्रैल तक की फिरौती की मोहलत दी है। ये साइबर सुरक्षा की दुनिया का एक बहुत बड़ा भूकंप है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हैकर्स ने सीधे रॉकस्टार गेम्स के मेन सर्वर पर हमला नहीं किया। स्रोत कहते हैं कि उन्होंने anodot.com के जरिए स्नोफ्लेक इंस्टेंस को हैक किया है। ये स्नोफ्लेक और एनोडोट का क्या चक्कर है? इसे समझने के लिए हमें आज की टेक कंपनियों के काम करने के तरीके को समझना होगा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कोई भी बड़ी कंपनी आज अपना सारा डेटा खुद के सर्वरों पर, मतलब खुद के सर्वर्स पर नहीं रखती। वे क्लाउड डेटा वेयरहाउस का इस्तेमाल करते हैं। ओके। स्नोफ्लेक एक ऐसा ही बहुत बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां रॉकस्टार गेम्स अपना डेटा रखता है, और एनाडोट एक थर्ड पार्टी एनालिटिक्स टूल है जिसका काम उस डेटा का विश्लेषण करना है। तो इसका मतलब है कि एनाडोट के पास रॉकस्टार के स्नोफ्लेक डेटाबेस की चाबी थी? बिल्कुल। हैकर्स को लगा कि रॉकस्टार गेम्स का अपना सुरक्षा तंत्र तो बहुत मजबूत होगा, उसे तोड़ना मुश्किल है, तो क्यों ना उस छोटी कंपनी यानी एनाडोट को हैक किया जाए जिसके पास रॉकस्टार के डेटा का एक्सेस पहले से है। ओहो, ये तो ऐसा हो गया जैसे आपने अपने बैंक में दुनिया का सबसे मजबूत वॉल्ट या तिजोरी का दरवाजा लगा दिया हो, लेकिन उसके पीछे की वेंटिलेशन शाफ्ट को खुला छोड़ दिया हो, क्योंकि आपको लगा कि एसी ठीक करने वाले ने अपनी सुरक्षा खुद कर रखी होगी। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। साइबर सुरक्षा की दुनिया में इसे थर्ड पार्टी रिस्क कहते हैं। आप उतने ही सुरक्षित हैं जितना आपका सबसे कमजोर वेंडर सुरक्षित है। लेकिन इस घटना के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है जिसे विशेषज्ञ 2026 का वेलोसिटी गैप कह रहे हैं। हाँ, मैंने ये शब्द रिपोर्ट में कई जगह पढ़ा है। ये वेलोसिटी गैप आखिर है क्या, और ये अचानक से इतना क्यों बढ़ गया है? वेलोसिटी गैप का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने की गति और उसे सुरक्षित करने की गति के बीच का भारी अंतर। आज कंपनियां बहुत तेजी से कोड लिखने के लिए AI कोडिंग टूल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही हैं। AI कुछ ही सेकंड्स में हजारों लाइन का कोड लिख देता है। तो इसमें बुराई क्या है? काम तो जल्दी हो रहा है ना? काम जल्दी तो हो रहा है, लेकिन उस कोड में जो कमजोरियां या कह लें वल्नरेबिलिटीज और बग्स छूट जाते हैं, उन्हें चेक करने के लिए तो अभी भी इंसान ही बैठे हैं ना। अरे हाँ। और इंसान उस गति से कोड को ऑडिट नहीं कर सकते जिस गति से AI उसे लिख रहा है। नतीजतन हमारे सिस्टम्स में गंभीर कमजोरियों में 400% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। 400%? बाप रे! इसका मतलब है कि हम जानबूझकर ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिनमें छेद ही छेद हैं। हाँ, और हैकर्स इन छेदों का फायदा उठाने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा बताता है कि अब हैकर्स का ब्रेकआउट टाइम घटकर सिर्फ 29 मिनट रह गया है। 1 मिनट? ये ब्रेकआउट टाइम क्या होता है? जब कोई हैकर किसी कंपनी के एक सामान्य कर्मचारी का कंप्यूटर या कोई एक छोटा सर्वर हैक करता है, तो वहां से कंपनी के मुख्य नेटवर्क और बाकी सिस्टम्स तक फैलने में उसे जो समय लगता है उसे ब्रेकआउट टाइम कहते हैं। अच्छा। पहले इसमें कई दिन लग जाते थे, अब AI टूल्स की वजह से सिर्फ 29 मिनट के भीतर हैकर पूरे नेटवर्क पर कब्जा कर लेता है। सुरक्षा दलों के पास प्रतिक्रिया देने का या सिस्टम को बचाने का समय ही नहीं बचता। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मतलब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां AI की मदद से कोड लिखना ऐसा है जैसे किसी स्पोर्ट्स कार में सुपर इंजन तो लगा दिया हो, लेकिन उसमें ब्रेक लगाना भूल गए हो। बिल्कुल। अगर तकनीक की अंधी दौड़ ऐसे ही चलती रही तो क्या हम हैकर से हमेशा एक कदम पीछे ही रहेंगे? क्या हमारी डिजिटल सुरक्षा पूरी तरह से चरमरा चुकी है? चरमरा नहीं चुकी है, लेकिन हमें इसे देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। रिपोर्ट साफ कहती है कि अब सिर्फ CVSS यानी कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, उसका स्कोर देखना काफी नहीं है। वो कैसे? पहले कंपनियां देखती थीं कि किस कमजोरी का स्कोर 10 में से 9 है और उसे पहले ठीक करती थीं, लेकिन अब उन्हें बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। मान लीजिए किसी सर्वर की कमजोरी का स्कोर सिर्फ 4 है, लेकिन उस सर्वर में कंपनी का सबसे अहम डेटा जैसे GTA 6 का सोर्स कोड रखा है। तो वो ज्यादा बड़ा खतरा है। एकदम। तो वो 4 स्कोर वाली कमजोरी सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। हमें अब तकनीक से ज्यादा सिस्टम के डिजाइन और वेंडर्स की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। सही बात है। हमारी तकनीक और भू राजनीतिक संघर्ष भले ही एक ब्रेकनेक स्पीड से चल रहे हों, लेकिन इस अंधी दौड़ की सबसे भारी कीमत कोई और चुका रहा है, और वो है हमारी पृथ्वी।
पर्यावरण के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं वो हमें एक और शायद सबसे अंतिम चेक पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देते हैं। हाँ, और ये आंकड़े डराने वाले हैं। 2026 की पहली तिमाही इतिहास की सबसे गर्म तिमाही दर्ज की गई है। लेकिन जो चीज वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा रही है वो सिर्फ हवा का तापमान नहीं है, बल्कि महासागरों का तापमान है। रिपोर्ट में ओशियन हीट कंटेंट क्राइसिस पर बहुत जोर दिया गया है। मैं इसे थोड़ा और अच्छे से समझना चाहती हूँ। हम हमेशा ग्लोबल वार्मिंग में हवा के तापमान की बात करते हैं ना, तो ये महासागरों का गर्म होना इतना बड़ा संकट क्यों है? क्योंकि हमारे महासागर हमारी पृथ्वी के असली एयर कंडीशनर हैं। हम जो भी अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में छोड़ते हैं उससे पैदा होने वाली 90% से अधिक गर्मी को समुद्र अपने अंदर सोख लेता है। 90%? हाँ, पानी में गर्मी को रोक कर रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब समुद्र एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। वो इतनी ज्यादा गर्मी सोख चुके हैं कि अब उनमें उफान आ रहा है, जिसके कारण मरीन हीट वेव्स यानी समुद्री लू चल रही हैं। और इसका सीधा असर समुद्री जीवों पर पड़ रहा है। मैंने स्रोत में पढ़ा कि IUCN रेड लिस्ट ने अब एम्परर पेंगुइन और एंटार्क्टिक फर सील को लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है। ये सुनकर बहुत अजीब और डरावना लगता है कि अंटार्कटिका जैसे बर्फीले इलाके के जीव गर्मी की वजह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सिर्फ अंटार्कटिका ही नहीं, महासागरों की ये गर्मी प्रवाल भित्तियों, जिन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं, और केल्प के जंगलों को भी नष्ट कर रही है। ये पूरे समुद्री इकोसिस्टम का आधार हैं। लेकिन देखिए, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र है, सब कुछ निराशाजनक नहीं है। दुनिया अब सिर्फ कोरी बातें नहीं कर रही है, बल्कि कुछ कठोर कदम भी उठा रही है। आप रियो अकॉर्ड की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हाल ही में जो रियो अकॉर्ड हुआ है वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, मैंने देखा कि पेरिस समझौते और इस रियो अकॉर्ड में एक बहुत बड़ा फर्क है। इसमें सिर्फ देशों से कोशिश करने का कोई खोखला वादा नहीं लिया गया है, बल्कि बाध्यकारी लक्ष्य यानी बाइंडिंग टारगेट्स तय किए गए हैं। एकदम सही। रियो अकॉर्ड के तहत विकसित देशों के लिए ये कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है कि वे 2035 तक अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को पूरी तरह से बंद कर दें। ये तो बहुत बड़ा कदम है ना? और इसके पीछे का एक बड़ा कारण तकनीक भी है। नई ऊर्जा क्षमता में अब 80% हिस्सेदारी केवल सौर और पवन ऊर्जा की हो गई है। तकनीक अब इतनी सस्ती हो गई है कि ऊर्जा के लिए कोयले को जलाने का कोई आर्थिक तर्क बचा ही नहीं है। इसके साथ ही रिपोर्ट में डायरेक्ट एयर कैप्चर यानी DAC तकनीक का भी जिक्र है, जिसकी लागत में 40% की कमी आई है। ये एक बहुत ही शानदार तकनीकी सफलता है। डायरेक्ट एयर कैप्चर का मतलब है हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना और उसे जमीन के नीचे गहराई में स्टोर करना या फिर औद्योगिक कामों में इस्तेमाल कर लेना। अभी तक ये तकनीक इतनी ज्यादा महंगी थी कि इसे व्यवहारिक नहीं माना जाता था, लेकिन लागत में 40% की कमी आने से ये अब एक वास्तविक समाधान बनकर उभर रही है। लेकिन या मुझे एक बड़ा सवाल पूछना है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारा बचा हुआ कार्बन बजट, मतलब हम जितना कार्बन वायुमंडल में और उत्सर्जित कर सकते हैं बिना 1.5 डिग्री की सीमा पार किए, वो 5 साल से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। हाँ, समय बहुत कम है। इन सोखना सिर्फ गोली लगे घाव पर बैंडेड लगाने जैसा नहीं है। जब हमें पूरी अर्थव्यवस्था की ही सर्जरी करनी है तो हम इन महंगी मशीनों पर इतना निर्भर क्यों हो रहे हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये एक तार्किक सवाल है। देखिए, डायरेक्ट एयर कैप्चर को हमें उत्सर्जन कम करने के विकल्प के तौर पर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। समस्या दरअसल ये है कि वायुमंडल में पहले से इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो चुकी है कि अगर हम आज अपना उत्सर्जन शून्य भी कर देना तो भी पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये भविष्य के लिए नहीं बल्कि अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए है। बिल्कुल सटीक। और अब बात सिर्फ कार्बन कम करने या मिटिगेशन की नहीं रह गई है। दुनिया अब अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की तरफ बढ़ रही है। हमें ढलना होगा। हाँ, हमें ये कड़वा सच मानना ही होगा कि कुछ हद तक जलवायु परिवर्तन अब हमारे दरवाजे पर आ चुका है। डायरेक्ट एयर कैप्चर जैसी तकनीकें हमें बस थोड़ा और समय दे रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग में हर एक डिग्री का 10वां हिस्सा भी बहुत मायने रखता है। तापमान में थोड़ी सी भी कमी हमें उन भयानक अपरिवर्तनीय सीमाओं से बचा सकती है जहां से महासागरों का जलस्तर पूरी तरह बेकाबू हो जाएगा। सच में आज की इस पूरी चर्चा ने सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। हमने शुरू किया था अंबेडकर जयंती और समानता दिवस के उस सामाजिक चेक पॉइंट से, जो हमें याद दिलाता है कि नीतियां और आर्थिक आज़ादी एक साथ चलनी चाहिए।
हाँ, फिर हमने होर्मुज जलडमरू मध्य का वो भौतिक चोक पॉइंट देखा, जिसने वैश्विक तेल आपूर्ति को रोककर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को $150 प्रति बैरल के तेल और मंदी के मुहाने पर ला खड़ा किया है। और वहां से हम गए डिजिटल दुनिया के चोक पॉइंट पर, जहां GTA 6 के डेटा पर शाइनी हंटर्स का कब्जा और आज 14 अप्रैल की वो फिरौती की डेडलाइन हमें बताती है कि वेलोसिटी गैप और थर्ड पार्टी वेंडर्स ने हमारे डिजिटल सिस्टम्स को अंदर से कितना खोखला कर दिया है। और अंत में महासागरों का वो उबलता हुआ सच और जलवायु परिवर्तन का वो नाजुक चेक पॉइंट, जो हमें साफ चेतावनी दे रहा है कि भले ही हम रियो अकॉर्ड जैसे कड़े नियम बना रहे हैं, लेकिन पृथ्वी की सहन शक्ति की भी एक आखिरी सीमा है। वेल इन्फॉर्म्ड होने का असली मतलब शायद यही है। सिर्फ अलग-अलग घटनाओं को अलग-अलग बॉक्स में रखकर देखना काफी नहीं है। जब आप इन सब के बीच के पैटर्न को देखते हैं कि कैसे आर्थिक असमानता, तेल की नाकाबंदी, साइबर हमलों की बेतहाशा गति और पर्यावरण का संकट, ये सभी एक ही समय पर हमारे सिस्टम्स की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं, तब आप असली तस्वीर समझ पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाने से पहले मैं सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमने चर्चा की कि कैसे AI की तेज गति हमारे साइबर सुरक्षा सिस्टम में वेलोसिटी गैप पैदा कर रही है और हैकर्स इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, जैसे जैसे भू राजनीतिक तनाव उलझते जाएंगे, मान लीजिए हुर्मुज जलडमरू मध्य का विवाद या जलवायु संधियों को सख्ती से लागू करने का दबाव बढ़ेगा, तो क्या भविष्य में हम इन मानवीय चोक पॉइंट्स को सुलझाने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से AI को नहीं सौंप देंगे? ये तो एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, जब हमारी भौतिक सप्लाई चेन और हमारी पर्यावरण नीतियों को मशीनें और एल्गोरिदम नियंत्रित करने लगेंगी, तब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस मानवीय समानता, सहानुभूति और आज़ादी की कल्पना की थी, उसका क्या होगा? क्या हमारी तकनीक हमें बचाएगी या वो हमें हमारे ही बनाए सिस्टम से पूरी तरह बेदखल कर देगी? आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा।